मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो चैप्टर हम हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, उसका कुछ रिमेन पार्ट्स रहता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और युद्धोत्तर काल, यानी कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी युद्ध के बाद के सालों में, जो दो विश्व युद्ध मैंने आपको बताया, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद की जो विश्व अर्थव्यवस्था थी उसमें उसका दोबारा से, क्योंकि जब विश्व युद्ध लड़े गए उससे जो सभी देशों की जो विश्व की अर्थव्यवस्था, आप जिसे बोल सकते हो कि सभी देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था कि पहला विश्व युद्ध ख़त्म होने के केवल 2 दशक के बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक गुट में धुरी शक्तियाँ थी जिसमें जर्मनी, जापान और इटली था। दूसरा खेमा मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका आदि देश इसमें सम्मिलित थी। ये युद्ध जो था द्वितीय विश्व युद्ध, यह हर क्षेत्र में लड़ा गया। युद्ध ज़मीन पर भी, हवा में भी, पानी में भी, और इसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई। इसमें लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और इससे भी ज़्यादा घायल हुए। 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% लोग घायल, यानी कि टोटल जो 1939 में विश्व की जनसंख्या थी उसके 3% लोग घायल हो चुके। यह अब तक जो युद्ध होते थे या छोटे मोटे जो युद्ध होते थे, आपस में देश लड़ते थे, उसमें जहाँ पर युद्ध हो रहा होता था वहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता था, वहाँ पर लोग मारे जाते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग पर ऐसे लोग ज़्यादा मारे गए जो मोर्चे पर नहीं थे। क्यों नहीं थे बेटा? वो लोग क्यों मारे गए? जैसे शहर या गांव में बमबारी की गई, एटम बम गिराए गए, तो शहर में जो आम लोग रहते थे वो भी इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही हुई। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। अब युद्ध के बाद के काल में जो पुनर्निर्माण का जो प्रभाव को दूर करने के लिए जो कार्य चला, उसमें पश्चिमी विश्व में अमेरिका, वेस्टर्न जो वर्ल्ड था उसमें अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। यानी कि वेस्ट में कौन था? अमेरिका एक शक्तिशाली था। दूसरी ओर कौन सा? सोवियत संघ, यानी कि रूस एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियाँ दी थी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। यानी कि जब महामंदी के दौरान पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी, तो जो युद्ध रूस है उसने अपने आर्थिक विकास पर ध्यान देकर अपने आप को सशक्त बनाया था। अब बात आती है युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान। युद्ध के बाद ऐसे कौन से बंदोबस्त किए गए जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था का दोबारा से सुचारू रूप से संचालन हो सके या सही अपने उस पर आ सके? और ब्रेटन वुड्स संस्थान, ये एक संगठन बनाया गया था। ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था, ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहाँ पर एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। अब बात आती है कि क्या बंदोबस्त किए गए। 2 युद्धों से मिले अनुभव, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले कि उन्होंने क्या सीखा उससे। पहला तो ये सीखा कि जो वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता। कि किसी भी देश में उत्पादन होता है उसका जो औद्योगिक समाज है, अरे भाई औद्योगिक समाज तभी तो चलेगा जब उसका उपभोग, यानी कि जब उपभोग होगा तो ही औद्योगिक समाज को बनाए रखा जा सकता है। और उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आमदनी हो। भाई हमारे पास आमदनी होगी तभी तो हम चीज़ों को यूज़ कर पाएंगे, चीज़ें खरीद पाएंगे, ठीक है। और यदि आमदनी कहाँ से होगी? रोज़गारों से। और रोज़गार अगर अस्थिर होंगे
ठीक है, तो आय नहीं होगी और स्थिर नहीं हो सकती, और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार जरूरी है। और लेकिन बाज़ार क्या है, वो पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए उन अर्थशास्त्रियों, आधुनिक शास्त्रियों ने महसूस किया कि इसके लिए सरकार को इसमें दखल देना ज़रूरी है। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। अगर उसके किसी भी सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो तो किसी भी देश की जो इकनॉमी है उसको में बैलेंस नहीं बनाया जा सकता। दूसरा सबक क्या सीखा था कि जो बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। ठीक है, कि सरकार इन पर कंट्रोल कर सके, वस्तुओं पर, पूंजी पर, श्रम पर, कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितनी पूंजी बाहर जा रही है, कितनी निर्यात आयात से कमाई हो रही है, कितनी वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे हैं, कितनी का आयात कर रहे हैं। तो ये जो दो चीज़ें थी ये मुख्य रूप से इसमें निकली। फिर बात आती है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता व पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण जो चल रहा था उसमें ये उद्देश्य बनाया गया कि पूर्ण रोजगार बनाए रखे जाएं। और इसका फ्रेमवर्क कब तैयार हुआ? जुलाई 1944 में। यहीं पर ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। अब बात आ रही है कि ब्रेटन वुड्स समझौता या ब्रेटन वुड्स पर एक संक्षेप में नोट लिखे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जुलाई 1944 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में कौन सी जगह? न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी। यानी कि सभी विश्व के सभी देशों को जो प्रतिनिधि उसमें आए और वहाँ पर एक उन सब ने मिलकर, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य थे उन सब ने मिलकर एक सहमति दी। क्या थी इसमें? कि सदस्य जो भी उस ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जो सदस्य थे वो विदेशी व्यापार के लाभ और घाटे से निपटने के लिए, किस लिए बनाई गई था ये देख लो, विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन घाटे से उभरने के लिए बनाया गया और उसमें ही किसकी स्थापना की गई? IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, उसका गठन भी इसी ब्रेटन वुड्स समझौते में हुआ। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का ही जन्म ब्रेटन वुड्स में हुआ था। ठीक है, अब विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना, 44 में इनकी नींव रखी गई, लेकिन इन्होंने काम करना कब शुरू किया? 47 में। इन संस्थानों की जो निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले पर वीटो कर सकता था। अब क्या था कि 47 में इन्होंने औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस संस्थान की जो निर्णय की प्रोसेस था या प्रक्रिया थी उस पर वेस्टर्न के जो इंडस्ट्रियल देश थे उनका नियंत्रण ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो इसको क्या देते थे? पैसा देते थे, फंड देते थे। जैसे अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो क्या होता है बेटा? निषेध अधिकार होता है। ये देखो साइड में जो आपके ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ देखो ये वीटो क्या होता है? निषेध अधिकार। ये कई बार पूछ सकते हैं वीटो से आपका क्या अभिप्राय? यानी कि इस अधिकार के सहारे असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज की बन सकती है। यानी कि अगर सिर्फ अमेरिका को वो अगर
पसंद नहीं था, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। वीटो होता है कि यानी निषेध अधिकार, मना करने का, असहमति का अधिकार। हमारे वर्ल्ड में विश्व के 5 देशों के पास वीटो पावर है, और अगर उनमें से कोई एक भी मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। अब आती है बात प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी कि युद्ध के बाद के प्रारंभिक वर्ष कैसे गुजरे। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय की वृद्धि का एक अब जो विकासशील देश थे उनको विश्व बैंक से वो इजीली कर्जा लेकर अपना औद्योगिक विकास की तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। 1950 से 70 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर लगभग 8% से ज़्यादा रही, और आय में भी लगभग 5% दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश ही स्थिर थी, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए थे। इन दशकों में तकनीक और जो उद्यम यानी कि काम करने का जो विश्वव्यापी प्रसार हुआ, उससे विकासशील देश विकसित देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश करने में जुटे थे, और आधुनिक तकनीक के चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी निवेश किया जा रहा था। यानी कि जो विकासशील देश थे उन्होंने भी अपने औद्योगिक क्षेत्र को में विकास करने के लिए अपनी जी जान लगा रखी थी। अब बात आती है अनौपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण यानी कि गुलाम बनाना, अनौपनिवेशीकरण यानी कि धीरे धीरे उनसे स्वतंत्र हो जाना, जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं उनसे स्वतंत्र हो जाना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी बहुत सारे क्षेत्र जो थे वो अब भी उपनिवेश थे, तो अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका 48 में हुआ, इस तरह से अब उनको स्वतंत्र होने लगे थे। लेकिन ये सभी देश गरीब व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। इनकी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो औपनिवेशिक शासकों के कारण अस्त व्यस्त हो चुकी थी। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। अब जो IMF और वर्ल्ड बैंक थे वो भी उन देशों के लिए थे जहाँ की औद्योगिक ज़रूरतें होती थी उसको पूरा करने के लिए। ये संस्थान उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। दुनिया के जो अल्पविकसित और उपनिवेश और जो पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे जो उपनिवेश, उनमें भी नए राष्ट्रों और जनता की गरीबी और पिछड़ेपन को घर से बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी थी। अनौपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद सारे जो नव स्वाधीन राष्ट्र थे उनमें भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था, क्योंकि वो लोग उनसे कर्ज लेते थे। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज संपदा, जमीन अब भी ब्रिटिश और फ्रांस कंपनियों के नियंत्रण में थे। इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर वो लोग तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने में लगी हुई थी। दूसरी ओर जो विकासशील देश थे वो 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, ये भी कई बार पूछा जाता है, एक नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 G77 के रूप में उन्होंने, जो विकासशील देशों का समूह था ये G77, इसने NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। यानी कि अब विकासशील देशों ने एक G77 ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो उनके देश के संसाधनों पर अब भी औपनिवेशिक कंपनियों का अधिकार है, उनका सही तरीके में उनको नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले। अब बात आ जाती है ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत।
ब्रेटन वुड्स सालों की स्थिर और तेजी वृद्धि के बाद युद्ध के बाद की जो दुनिया थी उसमें 60 के दशक में से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की बाहरी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमज़ोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब इतना पहले के जितना शक्तिशाली और सम्मानित नहीं था। स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी यानी कि जो कांस्टेंट नहीं रहती, मूव करती रहती है, अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हुई। विनिमय दर क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बॉक्स में, और ये कई बार आते भी हैं ये क्वेश्चंस। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा के लिए विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के एक दूसरे से जोड़ा जाता था, यानी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो सके इसलिए विभिन्न देशों को जोड़ा जाता था। और इसमें दो प्रकार से विनिमय होता था, एक स्थिर विनिमय दर, एक परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर होती थी, इसमें उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता था। और अस्थिर या इसमें विनिमय दर विदेशी मुद्रा या बाजार में विभिन्न वस्तुओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर रहती थी और सरकार के हस्तक्षेप के बिना बढ़ती रहती थी। अब बात आती है कि औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा 70 के दशक में आके। वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थाओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। जो 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी थी जहां वेतन कम थे। अब बात आती है चाइना की। 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे में बिखराव तथा पूर्वी यूरोप से सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था और वहाँ पर विदेशी कंपनियाँ जमकर निवेश शुरू कर दिया। आपने ध्यान भी दिया होगा कि जो टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने मोस्टली चाइनीज़ होते हैं। ये चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत व्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ की कम वेतन का नतीजा था। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार की पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल गया है। आज ये लेसन ख़त्म हुआ, इसको आप डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।